मैं ज्योति सिंगौर। आज कक्षा 12वीं अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीएसटी के बारे में समझेंगे। जीएसटी जब लागू हुआ था तो पूरे देश के जितने मुख्य अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि ये स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा कर सुधार है। तो आज हम जीएसटी के बारे में समझेंगे। जीएसटी समझने के पूर्व हम देखेंगे कर क्या है, कर के प्रकार, जीएसटी क्या है, जीएसटी के प्रकार, जीएसटी की टैक्स सीमा स्लैब्स क्या है और जीएसटी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना आवश्यक है कि आखिर कर क्या है। कर मुद्रा के रूप में एक अनिवार्य अंशदान है। मतलब यदि कर लगा है तो कर हमको देना ही पड़ेगा। कर के बदले कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होते। जैसे यदि मैंने 10,000 रुपये कर का भुगतान किया है तो मुझे सरकार से 10,000 रुपये की कोई सेवा प्राप्त होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। कर व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं, अर्थात कर का जो भुगतान का दायित्व है वो व्यक्तियों पर होता है। कर का निर्धारण व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक कानूनी व्यवस्था है। कर के प्रकार। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान वास्तव में उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर यह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। सरल शब्दों में हम कहें कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसे ही कर का भुगतान करना पड़ता है। जैसे मैंने लिया कि राम पर यदि 1,000 का कर लगाया गया तो राम को ही 1,000 कर का भुगतान करना पड़ेगा। उसके माता पिता या भाई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अप्रत्यक्ष कर, ऐसा कर को हम अप्रत्यक्ष कर कहेंगे जो वस्तुओं और सेवाओं पर ऐसे कर होते हैं जिन्हें अन्य व्यक्तियों पर वितरित किया जा सकता है, अर्थात ऐसा कर जिसे दूसरों पर टाल सकें। जैसे मैंने यहाँ लिया है कि एक दुकानदार है, इस पर यदि 1,000 का कर लगा है तो यह 1,000 का कर अपने ग्राहक से वसूल कर लेता है। यहाँ की क्या विशेषता है कि कर लगाया किसी और पर जाता है और वसूला किसी और पर जाता है। इस प्रकार से इसका जो भुगतान होता है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? जैसे आयकर, व्यक्तियों की आय पर केंद्र सरकार लगाती है। इसी प्रकार कंपनी की आय पर लगने वाले कर को हम क्या कहते हैं? निगम कर। संपत्ति कर और उपहार कर, ये सभी कर कैसे कर हैं? प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, उत्पादन कर वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है। सेवा कर सेवा में लगाया जाता है। सीमा शुल्क, विक्रय कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, प्रवेश कर। इस प्रकार से हमारे देश में लगभग 17 अप्रत्यक्ष और अनेक प्रकार के उपकर लगाए जाते थे। जो अप्रत्यक्ष कर थे इनको हटाकर, अप्रत्यक्ष कर को हटाकर जीएसटी लागू किया गया है। इसीलिए जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। परंतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो प्रत्यक्ष कर जैसे पहले लगता था अभी भी प्रत्यक्ष कर वैसे ही लगता है। केवल जीएसटी किसको हटाकर बनाया गया है? अप्रत्यक्ष कर को। वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। मोदी जी ने जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहा था। जब ये मोदी जी जीएसटी लाए थे उन्होंने क्या कहा था? गुड एंड सिंपल टैक्स। आप सभी जन्म से ही उपभोक्ता हो, किसी ना किसी वस्तु का उपभोग करते हो और उपभोग करने के लिए हमको वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। और जब आप हर वस्तु को खरीदते हैं तो उस पर क्या देते हैं? कौन सा टैक्स देते हैं? जीएसटी देते हैं। तो क्या हमको जीएसटी के बारे में नहीं पता होना चाहिए? हमको उपभोक्ता होने के नाते हर एक को जीएसटी का ज्ञान होना जरूरी है। जीएसटी की आवश्यकता क्यों है?
जीएसटी की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि जो हमारे देश का प्रशासन है, शासन है, ये कैसा है? संघीय प्रशासन है। अर्थात हमारे देश में 3 तरह की सरकार चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये सभी सरकार को चलाने के लिए इनके जो आय का मुख्य स्रोत है वो कर है। सभी राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग कर लगाती थीं, जिससे एक ही वस्तु के दाम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग थे। जैसे एक मॉडल की कार की कीमत दिल्ली में अलग होती थी, वहीं उसी कार की कीमत उड़ीसा में अलग होती थी। तो जीएसटी के पहले मतलब राज्यों के बीच जो थी वो अस्वस्थ प्रतियोगिता थी। जीएसटी आने से ये जो प्रतियोगिता है इसको रोका जा सके जिससे ये राज्य आपस में ही अधिक कर और कम करके एक दूसरे से प्रतियोगिता ना करें, इसीलिए जीएसटी लाया गया। अच्छा, एक बात और है कि जीएसटी से पहले हम वस्तुओं पर लगभग 30% से लेकर 50% तक टैक्स देते थे। जो वस्तुओं पर कर देते थे वो कितना देते थे? 30 से 50% तक। अच्छा, विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में व्यापार नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि इतने प्रकार के कर और सभी राज्यों की दर भी अलग-अलग थी। तो ऐसे में तो अच्छे-अच्छे का दिमाग घूम सकता है। हम लोगों को कर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हम इसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस वस्तु पर कितना कर और कितने प्रतिशत की दर से कर वसूला जा रहा है। जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिससे व्यापार करना आसान हो गया है। जीएसटी हमारे देश में लागू कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी हमारा जानना जरूरी है। हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को संसद के द्वारा देश में लागू किया गया। अब आप ये शब्द पढ़ के दिमाग लगाइए कि संसद के द्वारा क्यों लागू किया गया। संसद के द्वारा इसलिए लागू किया गया क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदन सदन जो होते हैं हमारे यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में बिल पेश किया जाता है और वहां से पास होने के बाद बिल कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वह एक्ट या अधिनियम बन जाता है। तो जीएसटी एक्ट बनाने के पहले भी इसे कहाँ पेश किया गया? संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में। और राष्ट्रपति जी के साइन कब हुए? 8 सितंबर 2016 को। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ही संविधान अधिनियम 2016 के रूप में पारित हुआ। संविधान में बिना कोई नया कानून संविधान में यदि कोई भी नया कानून बनेगा तो वो किससे बनेगा? संविधान में संशोधन में। अच्छा, एक धारा है हमारे देश में संविधान में 246। ये धारा ये बताती है कि हमारे देश में केंद्र सरकार क्या-क्या कार्य करेगी, राज्य सरकार कौन सा काम करेगी और समवर्ती सूची एक और होती है, तीसरी सूची समवर्ती। इनके कार्य क्षेत्र क्या है, किसका अधिकार क्या है। इसी प्रकार जब जीएसटी लाना था तो इसको भी एक कानून के रूप में निर्मित करना था। 246 ये बताती है कि ये केंद्र मतलब बड़ा भाई कानून बनाएगा कि छोटा भाई यानी राज्य सरकार इसका कानून बनाएगी। तो इसी तरह से जब जीएसटी लाना था तो संविधान में संशोधन करके धारा 246 ए लाई गई, इसको शामिल किया गया, जिसमें बड़ा भाई और छोटा भाई मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सांसद और राज्य दोनों की विधानसभाओं को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। क्योंकि ये अधिकार केवल कौन दे सकता है? 246 धारा दे सकती थी। तो इसमें अमेंडमेंट करके संशोधन करके 246 ए धारा जोड़ी गई और जिसपे किस किस को अधिकार दिए गए? केंद्र सरकार को भी जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया और राज्य सरकारों को भी जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अच्छा, जीएसटी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संविधान में ही एक उल्लेखित किया गया कि जीएसटी परिषद बनाई जाएगी, जिसका काम जीएसटी की मॉनिटरिंग करना होगा।
जीएसटी से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी में केंद्र और राज्यों के बीच ये जो विधेयक पारित किए गए, इनका मुख्य उद्देश्य था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पैसे का बंटवारा, पैसे का विभाजन किस प्रकार हो, इसीलिए ये 3 विधेयक पारित किए गए। जिसमें सबसे पहला है हमारा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। जब वस्तु का उत्पादन, किसी भी वस्तु का, जब किसी वस्तु का उत्पादन और बिक्री यानी उपभोग एक ही प्रदेश के अंदर होगा, तब कौन सा जीएसटी लगेगा? स्टेट जीएसटी, क्योंकि एक स्टेट के अंदर ही व्यापार हो रहा है। सीजीएसटी ये केंद्र सरकार का जीएसटी है, ये पूरे देश में लागू होगा। ये पूरे देश में लागू क्यों होगा? क्योंकि पूरे देश के अंदर आता है। जितनी सरकारें हैं, जितने स्टेट हैं, वो किसके अंदर में आती है? केंद्र सरकार के अंदर। इसीलिए सीजीएसटी पूरे देश में लागू होगा। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। यदि व्यापार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होगा, तब क्या लगेगा? आईजीएसटी। एक जीएसटी और लागू होता है, यह है हमारा यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। जब केंद्र शासित प्रदेश हो तब ये वाला जीएसटी लगेगा, यूटी जीएसटी। यूटी मतलब यूनियन, टी फॉर टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी। बहुत आसान है। एस फॉर स्टेट जीएसटी, सी फॉर सेंट्रल जीएसटी और आई मतलब इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड यानी जब एक राज्य से दूसरे राज्य में हो। और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज यानी हम उसको हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दिल्ली है, पांडिचेरी, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। ये हमारे 7 यूटी हैं, जिनमें कौन सा जीएसटी लगेगा? यूटी जीएसटी। अब हम आगे एक एक को समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सीजीएसटी यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल सीजीएसटी। सीजीएसटी सभी कर का समन्वय है, अर्थात सभी जीएसटी, जितने भी जीएसटी होंगे उनके साथ जोड़े के रूप में ये जरूर होगा। आपको हर जीएसटी में ये सीजीएसटी जरूर दिखेगा, यानी ये पेयर बनाता है। कोई भी जीएसटी अकेला नहीं लगेगा। एसजीएसटी हो चाहे यूटी जीएसटी हो, सब में आपको सीजीएसटी जरूर मिलेगा। इसको हम अंतरराज्यीय कर भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे पूरे देश में लागू होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय कर भी कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाता है। सीजीएसटी हर राज्य पे लगाया जाता है। हर राज्य के अंदर क्या लगाया जाता है? सीजीएसटी लगाया जाता है। यह केंद्र सरकार के द्वारा एकत्रित किया जाता है। मतलब इसको कौन जमा करता है? ये केंद्र का है, इसीलिए कौन जमा करेगी इसको? केंद्र सरकार जमा करेगी, यानी मोदी सरकार जमा करेगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह पूरे भारत में जीएसटी लगाया जाएगा और जिसका केंद्र किसके पास रहेगा? जिसका कलेक्शन जो होगा वो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। अगला है हमारा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। आप यहाँ नाम से ही समझ जाएंगे। यदि आप खुद से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आप इस जो हेडिंग होती है उसके अर्थ को पहले समझा करिए, ये तो हमको अपने आप बन जाएगा। यदि हमको इसका मतलब समझ आ गया तो आधी चीजें हमारी ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। नाम से दिया है राज्य, मतलब किसी भी राज्य, जब किसी राज्य के अंदर कर लगाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? एसजीएसटी। यह कर राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इस कर को राज्य आंतरिक कर भी कहते हैं। इसको राज्य आंतरिक मतलब किसी भी राज्य के अंदर लगाया जाता है, इसे हम कहते हैं एसजीएसटी। यह कर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कौन जमा करेगा?
राज्य सरकार करेगी। मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश का उदाहरण लिया है कि मान लो किसी वस्तु का उत्पादन, मान लो किसी ग्लास का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है और उसका उपभोक्ता भी मध्य प्रदेश में है, खरीदने वाला भी। तो इस तरह से जो पूरा व्यापार है वो कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर। अब जीएसटी कैसे लगेगा? मान लो मध्य प्रदेश के अंदर जीएसटी है हमारा 18%, तो अब इस पे किस किस का हिस्सा होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि सीजीएसटी तो रहेगा ही रहेगा सबके साथ, और ये व्यापार कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर, तो इस पे क्या लगेगा? ये एक राज्य है तो एसजीएसटी। अब आप सोच रहे होंगे कि 18% सीजीएसटी, 18% एसजीएसटी। ऐसा नहीं, 18% में 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। सरकार अपने आप आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और आधा कौन ले लेती है? स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। हम इसका एक बिल भी देख लेते हैं। देखिए, यदि ये राज्य का बिल है, ये जीएसटी है, इसमें दिया हुआ है 18%। जीएसटी कितना दिया है? 18%। इसमें एसजीएसटी कितना है हमारा? 9%। और सीजीएसटी केंद्र का कितना है? 9%। तो इस तरह से जीएसटी टोटल 18%, दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। अब है हमारा यूटी जीएसटी। ये भी बहुत आसान है, जैसा राज्य का था, स्टेट का था, बिल्कुल वही नियम यहाँ भी लगेगा। लेकिन यहाँ बस अंतर क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एस नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। यह कर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आपूर्ति पर लगाया जाता है। जब व्यापार किसी एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होगा तब क्या लगेगा हमारा? यूटीजीएसटी। यह कर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा एकत्रित किया जाता है। मैंने यहाँ पर उदाहरण ले लिया है दिल्ली का। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यदि यहाँ पर कर की दर, जीएसटी कर की दर 18% है, तो देखिए यहाँ पर भी सीएसटी तो सब में लगेगा, सीजीएसटी। अब यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ एस नहीं लगेगा क्योंकि दिल्ली एक स्टेट नहीं है, ये क्या है? एक यूटी है, यूनियन टेरिटरीज। इन दोनों को यहाँ भी वही नियम होगा। जो 18% है उसमें से 9% सीजीएसटी चला जाएगा और 9% किसको चला जाएगा? दिल्ली सरकार को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो होंगे हमेशा एक साथ होंगे। नियम वही है, राज्य का नियम भी वही है और केंद्र शासित प्रदेश का नियम भी वही है। इसका भी एक बिल हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है फूड है 375। सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना है? 9%। और यूटीजीएसटी कितना है? 9%। ये देखिए यहाँ पर भी दोनों बराबर बराबर है। सीजीएसटी भी जरूरी है, वो 9% हो गया, और यूटीजीएसटी कितना है? 9%। इस तरह से जीएसटी आधा आधा यहाँ भी बांट दिया गया। अब है हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी एकीकृत कर प्रणाली है ना, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। आईजीएसटी एकीकृत कर एक राष्ट्र की अवधारणा पर केंद्रित है। ये पूरे देश को एक कर से बांधने का काम आईजीएसटी करता है। अभी हमने देखा कि जब राज्य के अंदर हो रहा था तो कोई परेशानी नहीं थी, एसजीएसटी लग रहा था। केंद्र के अंदर अंदर व्यापार हो रहा था तो यूटीजीएसटी लग रहा था। परंतु यहाँ पर यदि कहानी दूसरी हो जाए, जब उत्पादन किसी एक राज्य में हो और व्यापार उपभोग किसी और राज्य में हो, तब क्या लगेगा? इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ये विधेयक लाई, आईजीएसटी। केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है, जिसे हम अंतरराज्यीय कर भी कहते हैं। जब व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में हो तब उसे हम क्या कहेंगे? आईजीएसटी। यह कर केंद्र सरकार के द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसे समझने के लिए मैंने दो राज्य लिए हैं, एक है एमपी और दूसरा है यूपी, उत्तर प्रदेश। यदि कोई भी उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है और उपभोग भी मध्य प्रदेश में हो रहा है तो इस पे सीधा है हमारा क्या लग जाएगा? एसजीएसटी। परंतु यदि उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है और ये बिकने को कहाँ चला गया है? उत्तर प्रदेश को। उपभोग कहाँ हो रहा है इसका? उत्तर प्रदेश में। तब केंद्र सरकार क्या लेगी? आईजीएसटी।
ये पूरा जितना 18% है, ये सरकार खुद, केंद्र सरकार ले लेती है। पूरा का पूरा 18% केंद्र सरकार ले लेती है। अब इसमें एसजीएसटी का पैसा किसको मिलेगा? इसमें भी दो हिस्से होंगे, इसमें भी सीजीएसटी होगा और इसमें भी एसजीएसटी होगा, क्योंकि ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, तो एसजीएसटी होगा। तो क्या ये पूरा पैसा केंद्र सरकार खुद रख लेगी? नहीं रखेगी। क्या दो, अच्छा हाँ, आपको क्या लग रहा है कि ये जीएसटी दोनों को मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश को भी मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी मिलना चाहिए? यहाँ एसजीएसटी जो होगा वो उत्तर प्रदेश को मिलेगा। एसजीएसटी किसको मिलेगा? ये पूरा एसजीएसटी किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश को। क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कर है, गंतव्य आधारित, अर्थात जिस राज्य में सामान बिकेगा, यहाँ उत्तर प्रदेश में सामान बिका और यहाँ का जो उपभोक्ता था उसने कर चुकाया, तो टैक्स किसने दिया है? सामान इसने खरीदा है, तो कर किसने दिया है? उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने। तो एसजीएसटी किसको मिलना चाहिए? उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए। तो जीएसटी आने के बाद ये जो कर है, जीएसटी एसजीएसटी है, वो किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश। जबकि जब जीएसटी लागू नहीं होता था तब जहां उत्पादन होता था उसको कर मिलता था, परंतु जीएसटी मिलने के बाद ये कर किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश को। इसमें भी वही हिस्सा हो जाएगा। आईजीएसटी केंद्र सरकार खुद ले लेगी और वो ये देखेगी कि अब ये सामान कहाँ बिका। मान लो उसको पता चल गया कि सामान कहाँ बिका? उत्तर प्रदेश में बिका, तो 9% अपने खाते से किसको ट्रांसफर कर देगी? ये 9% उत्तर प्रदेश सरकार को। इस प्रकार से यहाँ पर आईजीएसटी में जहां पर सामान बिकता है उस राज्य को एसजीएसटी मिलेगा। जीएसटी विक्रय अथवा निर्माण के स्थान पर प्रदाय लगने वाला गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड अप्रत्यक्ष कर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जीएसटी का महत्वपूर्ण बिंदु है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड अप्रत्यक्ष कर है, जिसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां वस्तु का उपभोग होगा उस राज्य को एसजीएसटी यहाँ मिलेगा। इसका भी बिल देख लीजिए आप। इसमें एसजीएसटी 9% हो गया और सीजीएसटी भी क्या हो गया? 9% हो गया। यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, आईजीएसटी 18% और ये दोनों 9% केंद्र सरकार खुद रख लेगी और 9% जिस राज्य में का व्यक्ति उस वस्तु को खरीदेगा उस राज्य के अकाउंट में कितने परसेंट केंद्र सरकार दे देगी? 9%। हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जब वस्तु एमपी में बन रही है मान लो, है ना, और यही बिक रही है, तो कौन कौन से जीएसटी लगेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब यूपी में बन रहा है सामान और वहीं बिक रहा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। परंतु यदि व्यापार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हो रहा है तो कौन सा कर लग जाएगा? आईजीएसटी। यदि दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में कोई सामान बन रहा है और दिल्ली में ही बिक रहा है, उपभोग भी यही हो रहा है, तो सीजीएसटी और यूटी। यहाँ एस नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? यूटी जीएसटी। इसी प्रकार यदि हम विदेशों से व्यापार कर रहे हैं तब भी क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। विदेशी व्यापार में भी क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। अच्छा, पहले जो जीएसटी के पूर्व, जब तक जीएसटी नहीं था, तो जो सामान आयात होता था, जैसे हम मध्य प्रदेश में कोई सामान अमेरिका से बुला रहे हैं और उपभोग कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार को इसमें कोई फायदा नहीं होता था। मैंने कोई अपने लिए एक फोन मंगवा लिया यूएसए से, तो मध्य प्रदेश सरकार को उससे कोई बेनिफिट नहीं होता था। परंतु जीएसटी आने पर यह फायदा हो गया है कि अभी मैं फोन अमेरिका से बुलाऊंगी तो उस पर जो आईजीएसटी लगेगा तो उसका जो जीएसटी का हिस्सा है वो मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। तो अब ये फायदा राज्य सरकारों को हो गया है कि हम आयातित वस्तु का जिस प्रदेश में उपयोग करते हैं उसको भी टैक्स के रूप में पैसा प्राप्त होता है।
अच्छा, जीएसटी जब लागू होना था तो राज्य सरकारों ने बहुत विरोध किया था। इसलिए विरोध किया था, उनको लग रहा था कि हमारी कमाई बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार के सारे खर्च कर के माध्यम से चलते हैं। तो केंद्र सरकार ने संविधान में ही और नियम में ही रख दिया कि जो भी 5 साल तक यदि राज्यों को कोई नुकसान हो रहा है कर के मामले में, तो उसकी भरपाई बड़े भैया करेंगे, यानी केंद्र सरकार करेगी। छोटा भाई उनको बता देगा कि मेरे को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। जीएसटी में वस्तुओं और सेवाओं पर मुख्यतः 6 प्रकार की दरें हैं, जैसे 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। मतलब इतने लगभग 6 स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें से हम मुख्यतः देख ले रहे हैं। ये है हमारा 0%। 0% मतलब जिस पर कोई कर नहीं लगता। ताजे फल हैं, सब्जी है, नमक है, ब्रेड है, समाचार पत्र हैं, या हम बैंक में यदि कोई सर्विस अकाउंट खोलते हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी प्रकार यदि हम देखें 5% में क्या आता है? शक्कर है, चाय है, कॉफी है, पैक्ड दूध है, पनीर, दही, लस्सी और समाचार पत्रों की जो छपाई है, इस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 5% लगेगा। रेलवे की या आप एरोप्लेन की इकोनॉमी क्लास की टिकट ले रहे हैं और ट्रेन की यदि आप एसी की टिकट ले रहे हैं, तो इस पे कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 5% टैक्स लगेगा। इसी प्रकार यदि 12%, 18% में हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, वॉशिंग मशीन है, फ़ोन, पैक्ड जूस है, कॉस्मेटिक्स हैं, मतलब कॉस्मेटिक में जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये सभी वस्तुएं हैं। और सर्विसेज में है, प्रोफेशनल सर्विस टैक्स है, आईटी सर्विस है, टेलीकॉम सर्विस है, कोचिंग सेंटर्स हैं। इन सब में क्या लगता है? हमारा 12% से 18% तक का टैक्स लगता है। इसके बाद 28%। 28% में हमारी आ गई कार है, वैक्यूम क्लीनर है, पान मसाला है, मोटरसाइकिल, या आप ये ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, इस पर भी 28% टैक्स लगता है। यदि आप 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो वहाँ का टैक्स भी कितना है? 28%। आप इस होटल को जानते होंगे, ये बॉम्बे की मुख्य ताज होटल है। इस प्रकार से जीएसटी में लगभग 1200 वस्तुओं की लिस्ट है। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण ले लिए थे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आवश्यक जो वस्तुएं हैं उस पर कोई कर नहीं लगता। और जैसे जैसे वस्तु विलासिता की वस्तु में आता जाता है, टैक्स की दर बढ़ती जाती है। जैसे कृषि उत्पाद है, दूध है, इन पर कोई कर नहीं लगता, परंतु कॉस्मेटिक है, कार है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे जैसे विलासिता की तरफ चीजें आती जाती हैं, कर की दर क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपको ये याद नहीं होना चाहिए, परंतु ये जरूर पता होना चाहिए कि कर का स्लैब कैसे बनता है। आवश्यक वस्तु पर कम कर लगाया जाता है और जो आवश्यक वस्तुएं नहीं होती उन पर अधिक कर लगाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैसों को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखा गया है। मतलब इन पर जीएसटी अभी लागू नहीं है, इन पर जीएसटी कर नहीं लगता। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कर लगाती हैं, आप सुनते हैं जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, अलग अलग राज्यों की दरें अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी अपने हिसाब से इन पर कर लगा देती है, जिससे पेट्रोल के दाम लगभग हर राज्य के दाम अलग अलग हो जाते हैं। परंतु इसमें संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी पे लाया जा सकता है। यदि सरकार चाहेगी तो पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी में ले आएगी। मानव उपयोग के जो मानव पदार्थ पर राज्य सरकारें वस्तु एवं सेवा कर लगाती हैं। देखो, ये तो इस पर ज्यादा कमाई किसकी है? बड़े भैया की, यानी केंद्र सरकार की। राज्य सरकारों को भी लगा भाई हमारे पास कोई अधिकार नहीं बच रहे हैं, हम कैसा कमाएंगे। तो सरकार ने ये जो मादक पदार्थ हैं, शराब है, सिगरेट है, इन इन चीजों पर और जितने अफीम है, इन सब को राज्य सरकारों को सौंप दिया कि आप अपने हिसाब से कर वसूल लीजिए। तो अभी भी इनमें जीएसटी नहीं लगता। इन पर कौन कर लगाता है? राज्य सरकारें। जो भी कर लगाती हैं वो कौन लगाती हैं? राज्य सरकारें।
इसीलिए शराब के भी कीमत प्रायः हर राज्यों के अलग अलग होते हैं। बिजली पर भी अभी जीएसटी नहीं लगाया गया है, ये स्थानीय सरकार निर्धारित करती है अभी भी। तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद कर दोनों लगते हैं। अब देखिए यहाँ नई बात है, तंबाकू एवं तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट होगा तो या पान मसाले हैं, इस पर जीएसटी तो लग रहा है, वस्तु एवं सेवा कर लग रहा है, लेकिन साथ साथ केंद्रीय उत्पाद कर भी लग रहा है, यानी इस पर 2 कर लग रहे हैं। इस पर सरकार 2 कर लगा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हम अपने पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न दिया है लास्ट का, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो लगभग पूरा रिवीजन आपका करा देगा। वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं? पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है? इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सब कुछ पूछ लिया। इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, पहले एक उदाहरण समझ लेते हैं तो आपको पूरे जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैं पहले ले रही हूँ आपको पुरानी कर प्रणाली कि पुरानी कर प्रणाली में क्या था। यदि मैंने टैक्स लिया 10%, यदि टैक्स पुराने कर प्रणाली में टैक्स यदि मान लिया मैंने 10% था, ये 50 रुपए का कच्चा माल है और 50 रुपए का उत्पादक जो है अपना लागत लगाया और लाभ मिला के उसने कीमत टोटल किसी वस्तु की कितनी रख दी, 100 रुपए। 50 का तो उसने कच्चा माल खरीदा था और 50 रुपए उसने लाभ और बनवाई अनवाई मिला के उसने 50 रुपए और ऐड कर दिए, तो कीमत कितनी हो गई, 100। अब 100 रुपए में 10% कितना हो गया, 10 रुपए। इस तरह से उत्पादक को जो कीमत तय की उसने कितनी बन गई, 110 रुपए की। ये निर्माता है, उत्पादक है, 110 रुपए का किसी वस्तु का इसने निर्माण किया। अब ये उत्पादक ने अपनी वस्तु किसको दे दिया, विक्रेता को। विक्रेता ने वस्तु कितने में खरीदी, 110 रुपए में। अब ये विक्रेता बेचारा दुकान खोल के बैठा है, एसी लगा के और फर्नीचर वर्नीचर बिजली का बिल सब, तो इसने अपने 10 रुपए और बढ़ा लिए कि नहीं मैं 10 रुपए और कम मैं भी कमाऊंगा। मिली थी 110 में और ये 10 रुपए अपना लाभ लिख लिया यहाँ पे और खर्चे, तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई अब, 120 रुपए। अब 120 रुपए में 10% टैक्स इसको सरकार को देना पड़ेगा, तो 10% कितना हो गया, 12 रुपए। अब इसके बेचने वाले की कीमत कितनी हो गई, 132 रुपए। अब जो उपभोक्ता है उसको कितने रुपए में वो वस्तु मिल रही है, 132 रुपए। उपभोक्ता को वस्तु की कीमत कितने में पड़ रही है, 132 रुपए में। अब हम देखते हैं जीएसटी में। जीएसटी में मैंने उदाहरण वही लिया है, जीएसटी में कच्चा माल है 50 रुपए और लागत और प्रॉफिट मिला के 50 रुपए। इस तरह से वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपए। कर की दर भी हमने वही ली है 10%, तो 100 रुपए का 10% क्या 5 रुपए होगा, नहीं। ये गलत लिखा है मैंने, नहीं मैंने गलत नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो कर लगेगा जीएसटी में ये अंतर है कि जो जीएसटी लगेगा वो केवल मूल्य संवर्धन पर लगेगा। मूल्य संवर्धन का मतलब है उत्पादक ने कितने रुपए संवर्धित किए मूल्य का, 50 रुपए। तो जो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, ये 50 पे नहीं लगेगा, केवल किस पे लगेगा, इस 50 पे। इस 50 का जो 10% है वो कितना हो गया, 5 रुपए। वस्तु का मूल्य कितना इसने रखा था, 100 रुपए, और टैक्स कितना हो गया, 5, यानी टोटल कितने रुपए हो गए, 105 रुपए। यानी जीएसटी के बाद इसकी कीमत हो गई 105 रुपए। उत्पादक ने विक्रेता को बेच दिया 105 रुपए। अब इसने भी यहां भी अपना 10 रुपए इसने प्रॉफिट, ये दुकानदार ने यहां भी 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ लिया। अब कितना हो गया, 115 रुपए। अब 115 रुपए का 10%, नहीं, यहां पर भी 115 पे 10% नहीं लगेगा। जो कर लगेगा वो केवल मूल्य संवर्धन पर लगेगा। मूल्य संवर्धन यहाँ कितना हो रहा, मूल्य कितना बढ़ा रहा है वो, 10 रुपए। 10 रुपए का विक्रेता कितने रुपए कीमत बढ़ा रहा है, केवल 10 रुपए। तो 10 रुपए का 10% का टैक्स कितना होगा, 1 रुपए। इस तरह से वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 116 रुपए।
अब ये 116 रुपए में अपने उपभोक्ता या ग्राहक को बेचेगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्लियरली अंतर दिख रहा होगा, दोनों में अंतर दिख रहा है कि यहाँ पर उपभोक्ता को 132 रुपए में मिल रहा है माल, और यहाँ पर सामान कितने में बिक रहा है? 116 रुपए में। यहाँ टैक्स पर टैक्स लग रहा है, ये देखिए 110 रुपए टैक्स देने के बाद है, ये 120 रुपए हो गया। 120 रुपए यानी ये टैक्स पर टैक्स हम देते थे पहले, और अब क्या हो रहा है? हम केवल किस पर दे रहे हैं? मूल्य संवर्धन पर। जो कीमत बढ़ा रहा है बस उसी पर टैक्स दे रहे हैं। तो अब आप बताइए कि पुरानी कर प्रणाली अच्छी थी कि नई कर प्रणाली है? नई कर प्रणाली अच्छी है, क्योंकि इससे उपभोक्ता को भी लाभ होगा और उत्पादक विक्रेता को भी बार बार कर कर के ऊपर कर नहीं देना पड़ेगा। आप उदाहरण से समझ ही गए होंगे कि पुरानी कर प्रणाली से बेहतर कौन सी है? जीएसटी। जीएसटी क्या है? वस्तु और सेवा कर। जीएसटी को भारत का सबसे अधिक बहुप्रतीक्षित कर सुधार माना जाता है। ये कर सुधार है, पहले थे लेकिन उनको सुधार के अब क्या लाया गया है? जीएसटी। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो राज्यों के बीच उनकी सीमा को दूर करता है और एकल बाजार, कॉमन मार्केट का निर्माण करता है। आपने अभी देखा कि पूरे भारत में एक कर लग रहे हैं, यानी ये सीमाओं को क्या कर दिया है? जीएसटी ने अलग कर दिया है। जीएसटी अच्छा क्यों है? जीएसटी का जो मुख्य उद्देश्य था, एक देश एक कर, अर्थात पूरे सभी राज्यों में एक समान कर लगाना था। क्योंकि पहले एक वस्तु पे कई तरह के कर लगते थे। ये देखिए, सेवा पर सेवा कर, इस तरह से 17 क्या 20-22 प्रकार के कर उपकर लगते थे। तो वो सब हटाकर, जितने प्रकार के कर थे इनको हटाकर अब केवल एक कर देना पड़ रहा है, जीएसटी। जिससे ग्राहक भी खुश और दुकानदार दोनों के लिए क्या हो गया? जीएसटी आसान हो गया है। इसकी विशेषता क्या है? यह एक व्यापक कर है क्योंकि पुराने सभी अप्रत्यक्ष कर को हटाकर लगाया गया है। यह उत्पादन के प्रत्येक चरण में लागू होता है। ये प्रत्येक चरण में लागू होता है। मूल्य संवर्धित कर है। अभी आपको उदाहरण में मैंने बताया था कि केवल जो मूल्य बढ़ाया था उसने 50 रुपए, 10 रुपए, उस पर ही बस कर लगा था। पूरे कर पर कर नहीं लगा था, केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगा था। गंतव्य आधारित कर है। मैंने जब आईजीएसटी पढ़ाया था तब बताया था कि आखिरी व्यक्ति को, जहां पर उपभोग व्यक्ति कर रहा है, अंतिम जो उपभोक्ता है उसके द्वारा कर का भुगतान किया जाता है। जीएसटी की ये मुख्य विशेषता है कि ये गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड कर है, और ये मूल्य संवर्धित कर है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख ले रहे हैं, जीएसटी कम से कम मानवीय हस्तक्षेप, पारदर्शी, सरल एवं तकनीकी उपयोग आधारित कर है। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी के लिए सरकार ने एक साइट बना के रखी है ऑनलाइन। ये कम मानवीय हस्तक्षेप, यानी आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं। जब सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा तो यहाँ पे घूसखोरी नहीं रहेगी, सब कुछ पारदर्शी रहेगा। सरल एवं तकनीकी उपयोग आधारित है। आप अपने दुकान में बैठ के, आप अपने घर पे आप अपना जीएसटी का फॉर्म भर सकते हैं, आप अपने जीएसटी का स्टेटस देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सरल भी है, बहुत सरल है। इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। देश के में जो व्यापार करना है वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अच्छा, सब कुछ ऑनलाइन है तो कर में चोरी की संभावना नहीं रहेगी, और जब कर चोरी नहीं होगा तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगा, एक राज्यों से दूसरे राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने लगेगा, तो राजस्व में भी वृद्धि हो जाएगी। जीडीपी में भी वृद्धि का अनुमान सरकार ने लगाया है कि 2% तक वृद्धि जीडीपी में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लागत कम होने, कॉमन मार्केट होने के कारण लागत में कमी आ जाएगी। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ने लगेगी। तो सरकार का ऐसा अनुमान है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो 2% तक बढ़ सकती है। अच्छा, अभी आपने देखा कि कम मानवीय हस्तक्षेप वाला है, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन है, इसको हमको किसी ऑफिस में जाना ही नहीं है।
इसके बाद जो श्रेणियाँ थी, वो भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि अलग-अलग है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। क्यों किया गया है? ताकि इनके पैसों का बँटवारा, इनका कार्यक्षेत्र और इनके कानून सब अलग-अलग तरीके से प्रभावी ढंग से लागू हो सकें। मैंने आपको जीएसटी पूरा समझाने का प्रयास किया, क्योंकि यह केवल सिलेबस तक सीमित नहीं है। आप एक उपभोक्ता तो हैं ही और भविष्य में भी रहेंगे, और हो सकता है कि भविष्य में आपको व्यापार करना हो। तब तो आपके लिए जीएसटी जानना और भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जीएसटी को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।